अब हमारा टॉपिक जो है वो सर क्या है मेन, तो वो टॉपिक हमारा ये है कंपनीज कंप्लायंस फैसिलिटेशन स्कीम 2026। अब इस वीडियो के अंदर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको स्कीम बताने वाला हूँ जो कि एमसीए ने इंट्रोड्यूस की है और इसके बेनिफिट्स क्या है। पहले तो आपको स्कीम एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में बेनिफिट्स क्या है। और एमसीए वेबिनार हेल्ड ऑन 25 मार्च 2026। अब देखिए इसमें जो पॉइंट डिस्कस मैंने बताए हैं, अब वो मेरे हिसाब से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो ही मैंने बताए हैं। कुछ क्वेश्चंस जो कि स्टेक होल्डर्स ने पूछे थे एमसीए को, तो वो जो वहाँ पर डिस्कस किए गए थे वो भी क्वेश्चंस मेरे हिसाब से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट हो तो मैं वीडियो का लिंक जो है एमसीए का जो वेबिनार था उसका, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट्स में भी जो है पूछ सकते हैं। फॉर एनी असिस्टेंस यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 7710889214। और सर हाउ टू बेनिफिट, अब ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि सर इससे बेनिफिट कैसे लिया जाए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, क्योंकि आप कॉस्ट कंपनीज जो है वो कॉस्ट भी देखती हैं। अब देखिए ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जिसमें बिजनेस ही नहीं हो रहा है, तो ऑफ कोर्स हाउ कैन दे अफोर्ड एनी प्रोफेशनल फीस विद अ प्रॉपर कंसल्टेशन फॉर योर क्लाइंट और यू। आपको व्यूअर्स में भी कोई हो सकता है या फिर एंटिटी, तो ये सब्जेक्टिव है। इस वजह से मैंने ये रखा है। और मेरा रोल क्या रहेगा लास्ट में, ऑफकोर्स क्योंकि मैं भी एक सोल प्रोप्राइटर हूँ। मेरे फर्म का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में होने वाला है और मैं डिस्क्लेमर आपको पहले ही दे चुका हूँ। जो वीडियो है उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है इंस्टीट्यूट से। और डिस्क्लेमर मैंने आपको पहले ही वीडियो के शुरुआत में ही दे दिया था, जहाँ पर सर जितने भी लॉज हैं इंस्टीट्यूट के उसके कंप्लायंस में ये वीडियो बनाया जा रहा है। अब बिना किसी वेस्ट किए टाइम को अपन आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम। तो यहाँ पर आप देखिए दिस मिनिस्ट्री यानी कि आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, उन लोगों ने पहले काफी इनिशिएटिव लिए हैं। तो दे हैव बीन टेकिंग इनिशिएटिव टू प्रोवाइड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो उसकी वजह से नंबर ऑफ एक्टिव कंपनीज क्रॉस 20 लाख मार्क। बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए। मिनिस्ट्री हैज रिसीव्ड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग दीज कंपनीज विद अ रिक्वेस्ट टू वेव ऑफ एडिशनल फीस। अब ये स्कीम के अंडर में है क्या सर, तो कुछ नहीं है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट जो है अवॉइड एनुअल फाइलिंग एज इट्स कॉस्टली। ठीक है, तो प्रोफेशनल फीस और गवर्नमेंट फीस को ध्यान में रखते हुए अब एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल विल अफेक्ट द कंपनीज गुडविल इन लॉन्ग टर्म, ये मेरा पॉइंट है। क्योंकि देखिए कंपनी के अंदर अगर आज कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो इंसान ये तो देखेगा ना कि कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड कैसा है। ठीक है, कोई भी आपके कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेगा। ऑल्सो काफी सारे डिस्क्वालिफिकेशंस अंडर द कंपनीज एक्ट, जैसे डायरेक्टर के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन आती है वन अंडर सेक्शन 164। अगर आपको पता होगा तो बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशन है, जिसमें से एक ये भी है कि अगर कोई डायरेक्टर ऐसी कंपनी का डायरेक्टर है जहां पर सबसिस्टिंग डिफॉल्ट है, सबसिस्टिंग यानी कि कंटिन्यूस 2 साल के लिए एनुअल फाइलिंग आपने नहीं की, तो उसका डी नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। ही और शी विल बी डिस्क्वालिफाइड एज अ डायरेक्टर। एमसीए इज गिवन वन टाइम अपॉर्चुनिटी थ्रू दिस स्कीम। और ये क्यों लाई है सर, यहाँ पर देखिए, इन ऑर्डर टू गिव वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू अलाउ कंपनीज टू फाइल देयर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन 460 403 कंपनीज एक्ट, ये सब ठीक है। अब ये क्यों है सर, एज द कॉर्पोरेट्स आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द नेशन ग्रोथ ईदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एलपीजी, अब एलपीजी यहाँ पर वो पेट्रोल वाली बात नहीं कर रहा, ठीक है, जो चल रहा है सिचुएशन। एलपीजी थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर आई थी, इंट्रोड्यूस इन 1991। 1991 में आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी और बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इसके अंडर में बेसिकली ये था कि गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो पूरा मोनोपोली नहीं रहना चाहिए, इसलिए प्राइवेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। ग्लोबलाइजेशन इस वजह से ताकि इंडिया के अंदर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए। अब ऑप्शन क्या है सर, यहाँ पर मेन मुद्दे पे आते हैं। अब देखिए कोई भी कंपनीज है या फिर कोई भी क्लाइंट्स हैं, तो आपके, तो आप उनके ये 3 ऑप्शन दे सकते हैं। पहली बात तो ये कि आप स्ट्राइक ऑफ के लिए चले जाएँ। अगर आप सेक्शन 248 से 252 के जो कंडीशंस हैं, उनको आप अगर क्या कर रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं, तो बाय पेइंग ओनली 25% ऑफ द फाइलिंग फीस, ठीक है।
25% आप जो है फीस का वो आप सिर्फ भर के क्या कर सकते हैं, आप लोग स्ट्राइक ऑफ के लिए जा सकते हैं, और या फिर आप डोरमेंट स्टेटस ले लें, और 3 साल का ये पीरियड रहता है सर इनएक्टिवनेस का। ठीक है, इसके अंडर में आपको MSc 1, MSc 3, MSc 4 ये सब फॉर्म्स हैं इसके, एक आर नॉट रॉन्ग, मिसलेनियस जिन्हें कहा जाता है। MSc का फुल फॉर्म मिसलेनियस है। बाय पेइंग हाफ ऑफ द नॉर्मल फीस पेपर, या फिर आप एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आपको कंटिन्यू रखना है अपना बिजनेस, आप अगर कहते हैं कि भाई नहीं हमको तो हमारा बिजनेस कंटिन्यू रखना है, तो आप एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी आपका पेंडिंग है, तो आप वो फाइल कर लें और आप अपना बिजनेस कंटिन्यू रखें इन लीगल एंड कंप्लायंट मैनर। और उसके लिए आपको खर्चा कितना जाएगा, तो नॉर्मल फीस प्लस 10% ऑफ द टोटल एडिशनल फीस। अब यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि ये सब जो चीजें हैं ये गवर्नमेंट की फीस है, प्रोफेशनल्स अपने अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे, अपने अकॉर्डिंग इन द सेंस सब्जेक्टिव टू द सिचुएशंस that your client has subject to the business of the entity. Some important details scheme will be इफेक्टिव कब से होने वाली है सर, तो 15 अप्रैल 2026 से लेके 15 जुलाई तक है। अब इसमें ये स्कीम जो है ये आपको मैं यहाँ पर 1 मिनट दिखाता हूँ। इसमें डेफिनेशन क्लॉज क्या है सर, डेफिनेशन क्लॉज इन द सेंस इंटरप्रिटेशन क्लॉज एप्लीकेबल किस पे होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना कि इन द स्कीम अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, मतलब जब तक कि आपको जरूरत ना पड़े किसी और एक्ट को रिफर करने की। एक्ट का मतलब यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 है और सेमीकोलन दिया हुआ है, इन द सेंस कंपनीज एक्ट 1956 इस पे एप्लीकेबल नहीं है। कंपनी मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब यहाँ पर क्या सर, मतलब कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर अगर कोई कंपनी इंकॉर्पोरेटेड है तो उस वो नहीं है इंक्लूडेड, वो है भाई। सेक्शन 2 क्लॉज 20 आप रिफर कर सकते हैं, उसके अंडर में डेफिनेशन है, वो आप रिफर करें डायरेक्ट से, तो आपको समझ में आएगा। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि सर कौन से फॉर्म्स के ऊपर ये स्कीम एप्लीकेबल है। तो MGT 7 कैपिटल AOC 4, AOC 4 CFS, AOC 4 NBFC इंडियास, AOC 4 CFS NBFC इंडियास, AOC 4 XBRL, ADT 1 ऑडिटर अपॉइंटमेंट का फॉर्म है, मैं आपको ये भी बता दूं, FC 3 FC 4। ठीक है, और ये कुछ फॉर्म्स आपके कंपनीज एक्ट 1956 के भी दिए हुए हैं, फॉर्म 20B 21 कैपिटल A 23 AC 23 ACA। अब ये मिलते जुलते फॉर्म्स ही हैं, नाम अलग है सिर्फ, ये भी एनुअल फाइलिंग के फॉर्म्स हैं, ऑडिटर अपॉइंटमेंट के फॉर्म्स हैं, और जो आपके AOC 4 है वैसे ये फॉर्म है 23 ACA XBRL फॉर्म 66 वगैरह वगैरह। रूल्स मीन्स द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स 2014। स्कीम मीन्स द कंपनीज कंप्लायंस फैसिलिटेशन स्कीम 2026। तो मोटे मोटी तौर पे अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 जो है थोड़ा मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेबिलिटी क्या है सर, सबसे पहली बात तो क्या हमारी कंपनी एलिजिबल है स्कीम के लिए या नहीं। टू ऑल द व्यूअर्स, ऑल द कंपनीज एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग आर परमिटेड टू फाइल रिलेवेंट ई फॉर्म्स विच आर ड्यू फॉर फाइलिंग ऑन एनी गिवन डेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द स्कीम। मतलब ये सारी कंपनीज जो नीचे बताई गई है ना, 5 कंपनीज ए से लेके ई तक बताए गए हैं, इन सबको छोड़ के जितनी भी कंपनीज है ना, ऑल दी कंपनीज, कंपनी का मतलब आप समझ चुके होंगे, उन सबको ना यहाँ पर ये स्कीम लेने का एलिजिबिलिटी है। अब सर कौन सी कंपनीज नहीं है, तो वो भी आप देख लें। पहला पॉइंट तो ये है कि कंपनीज अगेंस्ट विच एक्शन ऑफ फाइनल नोटिस फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ नेम अंडर सेक्शन 248 प्रीवियसली सेक्शन 560 ऑफ कंपनीज एक्ट हैज ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड बाय द रजिस्ट्रार। इसका मतलब क्या है सर, अभी आप खुद लॉजिक लगाए कि आपने ऑलरेडी स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई कर दिया है, आपने प्रोफेशनल फीस भर दी है, आपने गवर्नमेंट की फीस भर दी है, आपने MCA को भी फीस भर दी है, और उस केस में जो है फाइनल नोटिस इन द सेंस कि जो गेजेटे में जाता है STK 7, वो भी ROC ने इनिशिएट कर दिया है। तो ऐसे टाइम पर आप स्कीम का क्यों फायदा उठाएंगे, ठीक है, आप डबल खर्चा क्यों करें। कंपनीज विच आर फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ देयर नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, भाई आपने ऑलरेडी ये स्कीम के पहले आपने 10,000 रुपए भर के जो है STK 1 या 2, आई थिंक STK 2 फाइल कर दिया है। कंपनीज विच हैव filed for obtaining dormant status under section 455 of the act before the inception of the scheme, भाई आपने MSc 1 MSc 2 MSc 3 जो भी फॉर्म है, ठीक है, वो आपने फाइल करके
रखा है सेक्शन 455 के अंडर। कंपनीज विच हैव बीन डिसॉल्व्ड परसुएंट टू द स्कीम ऑफ अमालगमेशन अंडर द एक्ट, मतलब मर्जर अमालगमेशन के अंदर अगर आपकी कंपनी डिसॉल्व हो गई है तो उसके ऊपर में ये नहीं आने वाला। वैनिशिंग कंपनी, अब ये यहाँ पर डिफाइन नहीं था, ये मैं आपको बता दूं, ऐसी लिस्टेड कंपनीज विच हैज failed to file its return for continuous 2 years and not maintaining RO at the notified address and none of its director are present। अब ये कुछ ऐसी कंपनीज भी होंगी मार्केट के अंदर में जो लिस्टेड है, लेकिन उन्होंने ना ही तो रिटर्न फाइल किए सर, ना ही उन लोगों ने आरओ मेंटेन किया है, जहां पर पता है आरओ वहां पर है ही नहीं। लक्ष्मी चिटफंड वाला केस, नन ऑफ इट्स डायरेक्टर्स आर ट्रेडेबल, ठीक है। लास्ट पॉइंट सर, इम्यूनिटी फॉर फाइलिंग रिलेवेंट ई फॉर्म्स, सेक्शन नंबर 454 सबसेक्शन 3। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए सेक्शन 454 का भी एक्सट्रैक्ट रखा है। सेक्शन 454 talks about adjudication of penalties. The central government may, by an order published in official gazette, appoint as many officers not below the rank of registrar or adjudicating for adjudging penalty under the provision of this act in the manner as will be prescribed। अब 454 सबसेक्शन 3 पे आते हैं तो आप देख सकते हैं, impose the penalty on the company, the officer who is in default। ऑफिसर इन डिफॉल्ट में कंपनी के केएमपीस आते हैं सर, or any other person as the case may be, stating therein any non-compliance or default under the relevant provision, ठीक है, provided that in case the default relate to non-compliance of section 4 of section 92, सब section 492, section 92 जो है वो आपका एनुअल रिटर्न की बात करता है, एमजीटी 7 की, सब सेक्शन 1, ठीक है, और सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 137। इसका मतलब ये है, ये आपका एओसी 4 का सेक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, ठीक है। एंड सच डिफॉल्ट हैज बीन रेक्टिफाइड इधर प्रायर टू और विद इन 30 days of the issue of notice by the, no penalty shall be imposed in this regard, in respect of such default shall be deemed to be concluded। तो मेरे भाई, इम्यूनिटी का मतलब यहाँ पर ये सिंपल सी बात है कि, तो अब अपन आते हैं सर इम्यूनिटी पे फॉर फाइलिंग द रिलेवेंट ई फॉर्म्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो इम्यूनिटी दी जाएगी वो, अगर आपने सेक्शन 454 सबसेक्शन 3 की कंप्लायंस अगर की है, इन द सेंस सेक्शन 454 सबसेक्शन 3 में जो नोटिस आता है, या तो वो जब आपको आया उसके 30 डेज के अंदर आपने ये स्कीम अवेल कर ली, या फिर आपने वो नोटिस आने से पहले ये स्कीम अवेल करके आपकी जो भी एनुअल फाइलिंग्स थी सेक्शन 92 और सेक्शन 137 में, वो आपने कर दी, तो आपको इम्यूनिटी मिलने वाली है, नहीं तो आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। और इम्यूनिटी सर किस रिगार्डिंग, तो जो भी एक्शंस होते हैं यहाँ पर, और वो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज पे नहीं होने वाले मेरे भाई, मैं आपको ये भी बता दूं, मतलब जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए, ये देख लीजिए, शॉल नॉट अंडरगो एनी चेंज वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट सच कंपनीज हैव मेड फाइलिंग अंडर द स्कीम। मतलब यहाँ पर देखिए, प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 92 शॉल बी कंक्लूडेड, अगर आपने फाइलिंग की है तो, अगर नहीं की है तो भाई एट द कंक्लूजन आरओसी कंसर्न शॉल टेक नेसेसरी एक्शन अंडर द एक्ट अगेंस्ट और कॉर्पोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल। अगर आपको नहीं पता, 1 अप्रैल जो है तब से लागू होने वाला है, और वो बिल रखा गया है, और वो बिल के ऊपर भी वीडियो जो है वो आने वाली है, ठीक है, 3 अप्रैल को, स्टे ट्यून। एंड आई विल बी इंटरप्रिटिंग मोस्टली रिगार्डिंग द कंपनीज ओनली, एलएलपीज के लिए अपन एक सेशन अलग से रखेंगे, मैं देखूंगा कि कितने लोग जो है वो दिखते हैं उस हिसाब से। द कंपनीज will not avail the scheme and are in default of filing the documents in a timely manner। तो सिंपल सी बात है, ये क्लॉज का एक छोटा सा मीनिंग यही निकल के आ रहा है कि सर इम्यूनिटी आपको तब मिलेगी जब आपने सेक्शन 454 सबसेक्शन 3 के अंडर में जो नोटिस आया, अगर आ गया आपको एजुडिकेटिंग ऑफिसर से, तो उसके 30 डेज में आपने ये स्कीम को अवेल करके आपने अपना जो प्रायर डिफॉल्ट से वो आपने रेक्टिफाई कर दिए, या फिर आपने नोटिस आने से पहले ही सर खुद से ही प्रायर डिफॉल्ट को रेक्टिफाई कर दिया, तो आपको इम्यूनिटी मिलेगी, नहीं तो आपको इम्यूनिटी नहीं मिलने वाली। आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर हमने अब कौन से पॉइंट्स आपको डिस्कस कर लिए थे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, बेनिफिट्स के बारे में अपन बात करेंगे। एमसीए वेबिनार हेल्ड ऑन 25 मार्च 2026। अब सर इसके ऊपर में आते हैं अपन,
अब सर हम बात करने जा रहे हैं एमसीए का जो वेबिनार हुआ था 25 मार्च को इन दी ऑन दी अवेयरनेस ऑफ द स्कीम, उसके बारे में। अब ये पॉइंट्स मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई क्वेरीज है देन यू कैन रीच आउट टू मी। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं अपनी क्वेरीज, में जवाब देने की कोशिश करूंगा। और मैं डिटेल वीडियो जो है, जो इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि टेक बेनिफिट ऑफ द स्कीम एंड कन्विंस योर क्लाइंट्स टू क्लियर देयर पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ नॉन कंप्लायंस। ठीक है। डेट ऑफ एनुअल फाइलिंग विल डिसाइड द डे एडिशनल फीस इररिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इन द सेंस सर, भले ही आपका जो कैलकुलेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर एडिशनल फाइलिंग के अंडर में एडिशनल फीस में जो है वो आपको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो जिस दिन आप एनुअल फाइलिंग कर रहे हैं, इन द सेंस 14 अप्रैल से अगर चालू हो रहा है, तो अगर आप 16 अप्रैल को कर रहे हैं तो उस दिन का डेट ऑफ एनुअल फाइलिंग जो है ना वो डिसाइड किया जाएगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल फीस। अगर आप जुलाई तक जाना चाहते हैं तो आपके 2 महीने की फीस फिर बढ़ जाएगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, जो कि बहुत सारे प्रैक्टिसिंग सीए और सीएस के दिमाग में होगा कि सर हम तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, हमने तो सर्टिफिकेशन कर दी। ठीक है। फॉर्म जैसे मैंने फाइल किया और मैंने सर्टिफिकेशन किसी और से करवाया, तो विल दैट प्रैक्टिसिंग सीए और सीएस बी लायबल अंडर सेक्शन 447 और 448? तो यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन दी गई है कि इम्यूनिटी वुड बी ग्रांटेड। इन द सेंस, आप लोगों के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं दिया जाएगा अनलेस एंड अनटिल के जो कंप्लायंसेस हैं वो प्रॉपर तरीके से किए गए हैं और विद द कंप्लायंस ऑफ द स्कीम किए गए। अब देविंदर जी करके जो थे वहाँ पर एक पर्सन प्रेजेंट है और ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने एक सजेशन दिया है सिर्फ, जो दीपाली मैडम थी एमसीए को रिप्रेजेंट कर रही थी उनको, कि अगर हम इस चालान के ऊपर में ना, जो एमसीए के सिस्टम है वीथरी वाला, उसमें अपन एक ये डाल सके कि एडिशनल फीस पेड अंडर द स्कीम। और ये काफी सही लगा मुझे, मतलब उनके हिसाब से तो ये सजेशन है सिर्फ। तो ये तो ऑफकोर्स एट दी एंड स्टेक होल्डर और जो एमसीए है उसके ऊपर में डिपेंड करेगा। तो एडिशनल फीस पेड अंडर द स्कीम से क्या रहेगा कि इन फ्यूचर अगर कुछ भी इंक्वायरी बैठती है तो अपने को पता रहेगा कि ये जो स्कीम है ना, इस स्कीम के अंडर में ये कंपनी ने अपना प्रायर डिफॉल्ट जो है उसको रेक्टिफाई किया था। तो ये थोड़ा बहुत डिस्कशन था या ब्रीफ व्यू में बेसिकली। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर जो कि पूछे गए थे स्टेक होल्डर से। और सबसे पहला क्वेश्चन, कैन अ कंपनी गो अंडर दिस स्कीम इफ नॉट फाइल्ड आईएनसी 20 एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस ईयर और पास्ट ईयर? अब देखिए, आईएनसी 20 अगर आपने फाइल नहीं किया, आईएनसी 20 जो है वो सेक्शन 10A में फाइल होता है और ऑफ द कंपनीज एक्ट, और वो डिक्लेरेशन ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है। ठीक है। कि बाय द डायरेक्टर्स, ठीक है, और सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। तो स्कीम कैन नॉट ओवरराइड दी सेक्शंस irrespective of whether INC 20 है filed or not। इन द सेंस भाई, कि अगर आपने कंपनी आज खोली, मान लो जैन में खोली, और आपने कंपनी जो है वो आपने दिसंबर में खोली, तो उस केस में, अब देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर, जो ईयर वर्ड है ना, वो भी आपका डेफिनेशन अलग है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कंपनीज एक्ट में कि अगर आप दिसंबर के पहले कंपनी इंकॉर्पोरेट करते हैं तो डेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन से लेके 31 मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा। और अगर आप कंपनी जो है वो दिसंबर के बाद में इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो डेट है वो नेक्स्ट ईयर, फॉलोइंग ईयर को आप लोग जो है क्या ले सकते हैं सर, फाइनेंशियल ईयर मान सकते हैं। अब ये सिर्फ कंपनीज एक्ट के पर्पस के लिए, इनकम टैक्स एक्ट का पर्पस अलग है, एलएलपी एक्ट में भी फाइनेंशियल ईयर अलग से डिफाइन है। तो कैन अ कंपनी गो अंडर दिस स्कीम? आंसर इज नो सर। ऑफकोर्स स्कीम कैन नॉट ओवरराइड द सेक्शंस ऑफ द एक्ट इररिस्पेक्टिव, भले ही आपने INC 20 180 दिन में फाइल किया नहीं किया, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। Question number two, company annual filing has not been filed for 3 past years. Auditor also did not prepare financial statement. अब देखिए, ऑडिटर का काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना नॉर्मली नहीं होता है। अब ये स्टेट्यूटरी ऑडिटर की बात कर रहे हैं कि इंटरनल ऑडिटर की, तो आगे देखिए, इन दिस केस हाउ टू जनरेट यूडिल, व्हाट अबाउट द एजीएम, हाउ टू रेगुलराइज द डिफॉल्ट। अब इसके अंडर में ना, ये एक ऐसा क्वेरी था जिसके अंडर में पैनल जो बैठा था उन लोगों ने डिस्कशन करी और उन लोगों ने ये कहा कि सेक्शन 96 सेक्शन 99 के अंडर में कंपाउंडिंग में आप जाए और नो इम्यूनिटी गिवन अंडर द स्कीम। इम्यूनिटी आपको तभी मिलेगी
जब आपके फाइनेंशियल्स बने हुए थे और आपके फाइनेंशियल अडॉप्ट हो चुके थे। तो एओसी 4 इफ अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी डन, नॉट फॉर अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप अगर देखेंगे तो आप लोगों को एक ऑप्शन आता है एनजीटी 7, ठीक है, एडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उस हिसाब से आप लोग फाइलिंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, STK 1 STK 7 विल बी ट्रीटेड एज फाइनल नोटिस। तो भाई STK 1 जो है वो आरओसी सुओ मोटो देता है। सुओ मोटो इन द सेंस आरओसी जो है ना वो आपको नोटिस भेजता है, वो STK 1 होता है। STK 2 में आप खुद अप्लाई करते हैं। दोनों ही केसेस में STK 7 में पब्लिक को नोटिस जाता है एमसीए की वेबसाइट पे, विल बी ट्रीटेड एज फाइनल नोटिस। तो भाई STK 7 आज टू एमसीए, मतलब जो दीपाली मैडम वहाँ पे अवेलेबल थी, तो एमसीए को रिप्रेजेंट कर रही थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को, और सीएस विनीत चौधरी सर ने ये सवाल पूछा था उनको। तो उन्होंने जवाब दिया था STK 7 जो है उसको हम लोग फाइनल नोटिस मान के चलेंगे। और एक और क्वेश्चन था, और ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कि एक डायरेक्टर एक्सपायर हो गया सर, ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, फाइनेंशियल ईयर 2018 में दैट पर्सन गॉट एक्सपायर्ड फ्रॉम द कंपनीज मैनेजमेंट, DI 12 is also not filed, INC 20 is also not filed। ऐसे केस में यू अप्रोच द रजिस्ट्रार, मतलब कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस सेक्शन 441 के अंडर में जाओ, या फिर आप रजिस्ट्रार को अपने रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रार के पास में जाओ और वहां पर जाके बात करो आरडी से या किसी से। अब INC 20 के बारे में मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया है कि INC 20 क्या है सर, एक फॉर्म फाइल्ड है बाय द कंपनी अंडर सेक्शन 10 कैपिटल ए, डिक्लेरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्वेश्चन था कि वेदर कंपनी अंडर प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ कैन फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न अंडर द स्कीम। द स्कीम टॉक्स अबाउट फाइनल नोटिस। वही सिंपल सी बात वापस से वही कि अगर फॉर्म STK 7, मतलब पब्लिक को जब तक नहीं पता चला है, पब्लिक को नहीं पता है कि भाई आपका जो है स्ट्राइकिंग ऑफ का प्रोसेस चालू हो चुका है अंडर सेक्शन 248 सबसेक्शन 1, द कंपनी कैन टेक बेनिफिट बिफोर द फाइनल नोटिस। मतलब ये कुछ कुछ मोटे मोटे क्वेश्चंस थे जो कि वेबिनार में पूछे गए थे। इसके अलावा आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं।